सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मेरा भाई आपके सामने आया है और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि कैसे इंडिया से कनाडा दिव्यांशु ने जर्नी पूरी की और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसने तैयार किए और क्या क्या प्रोसेस था कनाडा आने के लिए, और इसने क्या क्या कोर्स किया है, कौन सा कोर्स किया है इंडिया में। बहुत सारे सवाल हैं, हम एक एक करके सवालों का सवाल पूछूंगा और इसका जवाब दिव्यांशु देगा आराम से। और सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि गाइस बस मेहनत करते रहो, डेफिनेटली आप लोग सक्सेसफुल होगे आगे जाके फॉर श्योर। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। दिव्यांशु से पहले हम इंट्रोडक्शन मांग लेते हैं। दिव्यांशु अपनी इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम दिव्यांशु गुप्ता और मैं इंडिया से ग्रेजुएशन करके आया हूँ। बहुत सारे लोग के दिमाग में क्वेश्चन होता है, वो पूछते हैं कि भाई आप +2 करके आए हो। नहीं, मैंने की है बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड उसके बाद मैंने आइल्स की थी और उसमें मेरे आए थे ओवरऑल 6.5 बैंड्स। तो उसके बाद मैंने फ़ाइल लॉन्च कर दी थी एम्बेसी में, उसके बाद मेरा वीज़ा आ गया था एंड आई एम हियर और ये कनाडा आ गए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि दिव्यांशु ने आइल्स में कैसे ट्रेनिंग की थी और कितना टाइम लगा था। सबसे पहले हम आइल्स के बारे में बात करते हैं। एंड आइल्स के बारे में बात करते हैं तो मैंने अपने लुधियाना सिटी में ही एक ट्यूशन मार्केट है, उधर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आइल्स के, और वहाँ से मैंने आइल्स की थी और मैंने 2 मंथ आइल्स की थी। मेरे को आइडिया नहीं था कैसे क्या होता है। पता था हाँ इंग्लिश का टेस्ट होता है, पूरा बेसिक नॉलेज तो थी, बट थोड़ा फॉर्मेट में दिमाग बैठने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने 2 मंथ या 1.5 मंथ या 2 मंथ था इतना। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम बुक कर लिया था अपना, एंड एग्ज़ाम बुक करने के बाद फिर आपको पता ही है स्पीकिंग की डेट या आपको पहले आ जाती है एग्ज़ाम के या आपको बाद में आ जाती है। तो मेरी डेट पहले आ गई थी स्पीकिंग की, तो मैंने स्पीकिंग का एग्ज़ाम दिया था एंड प्रैक्टिस की थी स्पीकिंग की मिरर में बोल के या तो भाई से बात कर के। और कंटेंट इंग्लिश में बहुत सुना था मैंने, और मेरे लिसनिंग में 7 बैंड्स आए थे। तो लिसनिंग का मैं तो यही बोलूँगा कि जितना आप सुनोगे इंग्लिश में वो इतना बेटर रहता है, और बस यही था। तो उसके बाद रिज़ल्ट आ गया था। तो सबसे मुश्किल मॉड्यूल कौन सा लगा था तुम्हें? हाँ, रीडिंग एंड स्पीकिंग। समझ लग जाती है कि हाँ सामने वाला पर्सन बोल क्या रहा है, बट क्योंकि हम कभी बोले ही नहीं है, इंग्लिश में हमने बात ही नहीं की है, ठीक है, हमेशा पंजाबी में या हिंदी में बात की है, ठीक है, तो इसलिए ना थोड़ा इशू हो गया था। और रीडिंग में क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था, कौन पढ़े यार इतना कैसे। मैं बहुत यूट्यूब पे सर्च करता था टिप्स एंड ट्रिक्स, बट यकीन मानो वो सब कुछ काम नहीं करता है। काम करती है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और हार्डवर्क। और अगर आप सोचते हो कि आप कोई YouTube वीडियो देख के एक दिन की YouTube वीडियो देख लोगे और रीडिंग में अच्छे बैंड्स आ जाएंगे, तो आप गलत हो, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप अपनी आइल्स की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे से आप फ्री मटेरियल ले सकते हो। मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर देना या दिव्यांशु को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको आइल्स का फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। और सबसे पहली बात यह है कि आइल्स एक लैंग्वेज है, आप इसको एक सब्जेक्ट की तरह ना लेके चलो कि जैसे ही आप आइल्स इंस्टीट्यूट आए, मैंने बड़े बच्चे देखे हैं, आइल्स इंस्टीट्यूट आए तो टर्न ऑन लर्निंग मोड ऑन है, आइल्स इंस्टीट्यूट ख़त्म हुआ लर्निंग मोड ऑफ हो गया, बस बैक टू डेली लाइफ। नो, ये आपकी ज़िंदगी का पार्ट है इंग्लिश, क्योंकि आप जब यहाँ पे कनाडा आओगे, लोगों से बात करोगे, इंग्लिश में ही बात करोगे। अगर आपको एक्सप्रेस नहीं करना आएगा तो आप कैसे जॉब करोगे। इंग्लिश लर्न करने के लिए आपको 2 से 3 महीने एटलीस्ट करने ही पड़ेंगे ताकि आपके अच्छे बैंड्स आ जाए। और हमारे प्रोफेसर कहते हैं कॉलेज वाले, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस नॉट ए इवेंट। तो वही बात है प्रियांशु भाई की बात कि ये पूरा प्रोसेस है, आप इसको पूरे कंसंट्रेशन से करो, इजी हो जाएगी आइल्स। पर खुद वर्क करना है, क्योंकि बैंड आपके आने हैं, राइट, और किसी के नहीं आने हैं। सबसे पहली चीज़ यही है कि माइंडसेट पे काम करो। आइल्स सीखने जा रहे हो तो आइल्स पे ही ध्यान दो। अंग्रेजी लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो लैंग्वेज ही एक तरह की, जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट्स ए लैंग्वेज, राइट। जो फॉरेनर है उसके लिए मुश्किल होगी क्योंकि वो गो थ्रू नहीं हुआ, आपका इन्वायरमेंट ही हिंदी वाला है, इस वजह से आपको आइल्स में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप इंग्लिश में बात ही नहीं करते। सो सबसे पहली चीज़ है, मैं एक और टिप देना चाहता हूँ, अगर स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश टॉक एक एप्लीकेशन है, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो इंग्लिश टॉक में आप मल्टीपल लोगों से मिल सकते हो जो इंग्लिश में बात करते हो, और क्लब हाउस बड़ा फेमस है। मेरे को तो बताया नहीं मैंने बताया नहीं दिव्यांशु को, बट मुझे पता था, मैं बता नहीं पाया गलती से।
तो एक क्लब हाउस के अंदर चैनल्स होते हैं, क्लब हाउस हाँ। है, उसके अंदर ना चैनल्स होते हैं इंग्लिश वाले, जहाँ पे लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं. ट्राई टू फाइंड दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग आइल्स विद यू एंड दे विल नॉट मेक फन ऑफ यू, लाइक क्योंकि लोग फन मजाक उड़ाते वी हैं. ऑल आर लर्निंग, तो हम सब हाँ। लर्न करते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल मम्मी के सामने अगर अंग्रेजी मारने लग गए तो मम्मी कहेंगे जा बेटा ये वो सब तो ठीक है, चल धनिया दुनिया ले आ जाके सब्जी ले आ, बाकी तो ठीक है ना. या तो पापा के सामने अंग्रेजी मारोगे, पापा को गए चलो ठीक है अंग्रेज साहब चलो जाके पढ़ाई करो अब, ठीक है. तो इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है. तो बंदा करे कि गरीब करे तो करे क्या, तो गरीब क्या करे, मिरर प्रैक्टिस करे, मिरर के सामने जाए और मिरर के सामने प्रैक्टिस करे. तो ये चीज़ें आप कर सकते हो. अगर आपका आइल्स एग्ज़ाम है तो आइल्स की ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो. एजेंट पे बात करते हैं. अब बात करते हैं एजेंट पे कि कौन सा एजेंट चूज़ किया था दिव्यांशु ने और उस एजेंट के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ था. क्योंकि लुधियाना सिटी में आप जाओगे या जलंधर या ये सब सिटी में जाओगे ना, वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे एजेंट हैं. लाइक अब मार्केट ही बनी हुई है पूरी, उन मतलब एक के साथ एक है. तो मेरे दिमाग में मतलब एक ही चीज़ थी कि प्रियांशु भाई ने जहाँ से फाइल लगवाई थी मैं भी वहीं से लगवाऊंगा. मतलब फिर उसके बाद मैं चला गया ACC ग्लोबल जो कि मेरा एजेंट था और जो मैम थे मेरे एजेंट, और उधर से मैंने फ़ाइल लगाई थी. उन्होंने मेरे से कोई फ़ीस की चार्जेस नहीं लिए थे, सब कुछ मतलब फ्री था. मतलब उनका कमीशन होता है कॉलेज से, राइट, ऐसे कुछ फ्री नहीं होता. तो मैं बस उधर गया था, नायगरा कॉलेज में मैंने अप्लाई कर दी थी. और मैं IDP भी गया था, IDP इंडिया, एंड जो कि लुधियाना में है. एक फर्स्ट फ्लोर पे है ACC एंड ग्राउंड फ्लोर पे है IDP, ठीक है. फ्लोर का शायद मुझे इतना नहीं पता, पर ऊपर नीचे ही है. तो मैंने IDP भी गया था, बट मेरे को ना कुछ मतलब वो नहीं लगा कि मतलब ऐसे कहते हैं ना कि वाइब आ जाती है कि हाँ यहाँ से मेरा वीज़ा आ सकता है या नहीं. तो मैंने वहाँ से कैंसिल कर दिया. तो मैंने मैम को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो दिए थे IDP में. फिर मैं घर आके बोला था कि मैम मेरे को नहीं करवाना, तो मैम कहते इट्स ओके. तो मैम ने फ़ोन काट दिया था. तो फिर ACC से मैंने फ़ाइल लगवाई थी और बहुत सारे कॉलेज नहीं थे क्योंकि मेन टेक होता है छोटा, राइट. तो ऑप्शंस बहुत कम होते हैं. ऑप्शंस होते हैं जनवरी एंड सितंबर, ठीक है. तो ऑप्शन एक तो मुझे चाहिए था कि मुझे मेरे मतलब घर के पास ही मिले कॉलेज, लाइक स्काईब्रो के एरिया में मिले, ठीक है. तो मुझे कॉलेज मिला नायगरा कॉलेज टोरंटो, एंड कोर्स था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि मेरे BCom से कोरिलेट ज़रूर कर रहा है. क्योंकि ये चीज़ एजेंट ही बताते हैं आपको कि कोर्स हमेशा वही लो जो आपके पुरानी पढ़ाई से प्रोग्रेसिव में हो. लाइक आप ऊपर जा रहे हो, एम्बेसी भी देखे कि हाँ आप ऊपर जा रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है. तो यही था, एजेंट ऐसे ही चूज़ किया था मैंने. और सबसे मेन बात 90% ऑफ द जो बच्चे हैं, ठीक है, लोग हैं, कोर्सेज इसलिए लेने आते हैं, वो लेते इसलिए हैं ताकि वो कनाडा आ जाए मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही कोर्स लेना. और सेकंड चीज़ ये है कि उसी कोर्स में अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी तो जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ आपको जॉब नहीं मिलने वाली क्योंकि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. आप बस आपका मोटिव है कनाडा आना, स्टडी तो एक बहाना है कुछ लोगों के माइंड में, आपके माइंड में नहीं हो सकता. और सेकंड चीज़ है जब भी आप कोई एजेंट चूज़ करो वाइजली चेक करो कि हाउ मच दे चार्ज. ऐसे नहीं कि एक ही एजेंट के पास चले गए, वो उसने कोई भी बातें बता दी आपको कि हाँ सपने बता दिए कि हम पैसे बाद में लेंगे वीज़ा आने के बाद, तो फिर हाँ भाई बस आ जाओ कनाडा आ जाओ, बस इतने पैसे लगेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे. लेकिन हिडन चार्जेस भी होते हैं. और बात करें कोर्सेज़ की, कोर्सेज़ आप वही चूज़ करो जो आपको पसंद है. ये ना हो कि वो आपके स्टडी से मैच ना होता और फिर बाद में जब आप SOP लिखने लगो तो वो मैच ना और वो आपको रिजेक्शन आ जाए वीज़ा की, ठीक है. तो ये होगी बात कोर्स सिलेक्शन की और एजेंट की. अब बात करते हैं फ़ीस की कि फ़ीस कितनी थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कितनी फ़ीस लगी है, दिव्यांशु बताएगा. सो मेरा कोर्स है 1 ईयर का एंड इसकी फ़ीस है $17,000, ठीक है. और फीस का ऐसे था कि मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़े थे. लाइक हाँ ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या करता है, इंडिया से फ़ीस भेजता है, ठीक है, कनाडा के कॉलेज में भेजता है, किसके थ्रू भेजता है, फ्लाईवायर. हाँ फ्लाईवायर मेरे फ्रेंड ने भी किया था, फ्लाईवायर के थ्रू भेजता. उसके चार्जेस अलग ले जाते हैं 25 से 30,000 के बीच में, जो कि मेरे बच गए थे क्योंकि भाई ने फ़ीस पे की थी. लाइक मेरे मौसी हैं, वो रहते हैं USA में, एंड उन्होंने सारी फ़ीस इसको ट्रांसफ़र कर दी, इसने कॉलेज को कर दी. सो चार्जेस नहीं लगे.
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। इसमें भी मैं फ़ायदे में रह गया, ठीक है। और GIC तो मैंने भर दी थी इंडिया से ही, वो थी 6.5 लाख, कितने होते हैं, $10,200। $200 बैंक का होता है, 10,000 आपका होता है। एंड वो उसका भी आ गया था, जो GIC सर्टिफिकेट आता है उसके बाद वही आता है। तो यही थी कि GIC जो है वो 6.5 लाख हुई और फीस होगी 17,500, वो आप कैलकुलेट कर लेना। तो 12 से 14 लाख रुपए लग गया होगा, ठीक है, 12 से 14 लाख। और सबसे पहला शाउट आउट है और थैंक यू है मौसी को। मेरे जो USA में मौसी रहते हैं, उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया और मेरे भाई को भी सपोर्ट किया। जब मैं थर्ड में, आपको पता ही है मेरा जो कोर्स था वो 2 साल का था कोर्स, है ना, और वो लगातार था। और आपको भी पता है कि मुझे 4 महीने जॉब नहीं मिली थी। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि प्रियांशु फ़ीस कैसे निकाल ली, फिर अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो अगली फ़ीस कैसे निकाली थर्ड सेमेस्टर की, जो कि $7,000-8,000 होता है, वो भी 4 महीने में, और ऊपर से खर्चा भी है। तो मेरे मासी ने मुझे $10,000 दिए थे। हाउएवर मैंने उनके पैसे चुका दिए, लेकिन वो जो मदद है वो कोई कोई करता है। और ब्लेस्ड, आप भी ब्लेस्ड रहो अगर आपके पास ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे आपके पास लोग हैं, तो उनको कभी लूज़ मत करना अपनी ज़िंदगी में, चाहे जो मर्ज़ी हो, हमेशा ज़िंदगी में उन्हें याद करते रहना, ठीक है। तो ये थी। और सबसे एक मेन बात आपको बताता हूँ कि स्कैम कैसे होता है। इसमें स्कैम भी होता है फ़ीस भेजने वाले में। कि होता क्या है कि आपके पास पैसे हैं, आपके मॉम डैड के पास पैसे हैं, और होता क्या है, आपको कोई एजेंट या एजेंट का साथ वाला बंदा कहता है कि मैं आपकी फ़ीस भर दूंगा, आप मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेशनल है मेरा, मैं भर दूंगा, ठीक है। होता क्या है, जैसे ही वो भरता है फ़ीस, बाद में वो फ्रॉड कर देता है, मतलब फ्रॉड कॉल कर देता है कि अब मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो फ़ीस गई होती है वो रिफ़ंड हो जाती है, कॉलेज वापस उस अकाउंट में डाल देता है। आपने तो उस बंदे को पैसे दे ही दिए हुए हैं। जब आप उस बंदे को पैसे दे देते हो तो इससे क्या होता है कि कोई बेनिफिट नहीं होता, आपके पैसे लॉस्ट हो जाते हैं। वो तो कहेंगे मैंने तो भेज दिए भाई पैसे, मेरे पास तो है नहीं, कर लो जो करना, क्या कर सकते हो। अपने पैसे किसी को मत दो, सिंपल सी बात है, सिंपल खुद ही सी बात। अपनी फीस भरो। जब भी फीस भरनी है फ्लाई वायर से भरो। मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, फ्लाई वायर, प्रियांशु व्लॉग्स फ्लाई वायर सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा। फ्लाई वायर का एक तो फायदा होता है ना, कम से कम रिसिप्ट मिलती है। अगर आप किसी को देते हो, ऊपर से वो 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा लेता है, और ऊपर से आपके साथ स्कैम भी कर जाता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखो फीस भरने से पहले कि पूरा जांच पड़ताल करो। पैसा जहाँ भी माइंड में आया, पैसा, मनी, टेक डिसीजन वाइजली। 2 से 4 दिन सोचो, और या तो 4 दिन थोड़ा टाइम लो, लेकिन सोचो, रिसर्च करो। जैसे अगर कोर्स लेना है तो रिसर्च करो, है ना। आइल्स करनी है तो रिसर्च करो। क्या पता कई इंस्टीट्यूशन में जहाँ 10,000 में 1 महीना लगा रहे, कई इंस्टीट्यूशन में प्रमोशंस लगी हैं, आप उसका फ़ायदा उठाओ, 10 या 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के 2 महीने कर लो, है ना। जहाँ पैसे बचाने की हो तो पैसे आप बचा सकते हो। तो ये बात होगी GIC और फीस की। ऑफ़र लेटर जब आपने अप्लाई किया, हाँ, ऑफर लेटर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? ऑफर लेटर के लिए मेरे सारे एकेडमिक्स लाइक 10th 12th और ग्रेजुएशन, सारी DMCs, ठीक है, A1 से लेके 6 सेमेस्टर तक, और डिग्री। फिर उसके बाद मैंने ऑफ़र लेटर अप्लाई कर दी थी, एंड ऑफ़र लेटर आई 18 डेज़ के बाद। मैं रोज़ ईमेल चेक करता था, रिफ़्रेश करके, आज आ जाए, आज आ जाए। आप सबको पता होगा जिन्होंने अप्लाई किया होगा, एक्साइटमेंट कितनी होती है, रिफ़्रेश करी या ना रोज़। तो ये 18 डेज़ के बाद मेरी ऑफ़र लेटर आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने फ़ीस पे की और GIC सर्टिफिकेट खुलवाया। फिर उसके बाद करवाया मैंने मेडिकल, एंड उसके बाद बायोमेट्रिक। और एक प्रॉब्लम आई थी कि दिव्यांशु को एक डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही थी कि कॉलेज जाना पड़ा और वहाँ पे प्रोविज़नल डिग्री लेनी पड़ी थी, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो गया था टास्क। तो हाँ। आप मेक श्योर करो जब भी आप ग्रेजुएशन कर लेते हो इंडिया से तो प्रोविज़नल डिग्री ले लो, क्योंकि आपको जो डिग्री ऑफिशियल मिलने वाली होती है वो तो अगले साल मिलेगी, लेकिन आप प्रोविज़नल डिग्री ले के रखो ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हो जाए। और डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेकलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वीडियो में अगर कुछ मिस भी हो जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में पूरी डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, ठीक है। बट हाँ, जो प्रोविज़नल डिग्री होती है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होती है, और जो डिग्री होती है हम फॉर्म भरते हैं डिग्री इन एब्सेंटिया का, वो डिग्री होती है आपकी ओरिजिनल, वो आप PU से निकलवा सकते हैं। उसके चार्जेस शायद 1400 या 1300 के बीच में होते हैं।
तो मैंने वो वाली निकलवाई थी, तो मैंने कहा प्रोविज़नल क्या करूँगा, मैं ओरिजिनली लेके चला जाता हूँ। तो वही वाली ली थी मैंने, तो उसको टाइम लग गया था। तो वो ओरिजिनल डिग्री को टाइम लग गया था। अगर आपको प्रोविज़नल लेनी है वो तो आपको मिल जाएगी, एंड 6 महीने के लिए वो वैलिड होती है, दिव्यांशु ने जैसा कहा। अब बात करते हैं ऑफ़र लेटर के बाद हो गया था टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा था? कौन से महीने में फ़ाइल किया था और कब वीज़ा आया था? हाँ, मैंने फ़ाइल लगवाई, मतलब फ़ाइल लॉन्च की थी जैन 19 को, और मेरा वीज़ा आया था मार्च 29। लाइक टोटल 69 डेज़ का प्रोसेस था, और मैं रोज़ ही चेक करता था कि आज आ जाए, आज आ जाए, बट जब आना होता है आ ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब दिव्यांशु का वीज़ा आया था वो आया था इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, वो स्टैंप नहीं लगी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि कॉलेज की ना एक डेडलाइन होती है जहाँ पे आपको अपना विजिटर वीज़ा अपलोड करना होता है, और आपको अपना वो पोर्टल समथिंग अपलोड करना होता है, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन होता है कि आपको पोर्ट ऑफ एंट्री वाला लेटर होता है, उसको पोर्ट ऑफ एंट्री बोला जाता है, वो करना होता है। दिव्यांशु के पास तो था नहीं, दिव्यांशु का वीज़ा तो आ गया था, लेकिन GCK के अंदर हुआ क्या था, GCK के अंदर वो वीज़ा था इलेक्ट्रॉनिक, वो प्रिंट नहीं हुआ था पासपोर्ट के अंदर। मैं बताता हूँ, वो था PPR, लाइक पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो आती है हमें, पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट। तो मैंने कॉलेज को भेजा था कि मेरी मतलब 29 मार्च को मेरा वीज़ा आया था, और 1 अप्रैल की डेडलाइन थी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो अगर आपको सीट अपनी पक्की करनी है। तो मैंने भेजा, कॉलेज की तरफ से रिप्लाई आता है कि दिस इज़ नॉट वैलिड, आप या स्टैम्प्ड वीज़ा दो या तो अपना वो दो पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर करें। इसका पूरा प्रोसेस 69 डेज़ का था, दिव्यांशु ने ऑलरेडी बताया आपको। तो उसके आगे पूरी कहानी बता दो कि हुआ क्या था कि इसको PPR आ गई थी, और उसके आगे दिव्यांशु कंटिन्यू करेगा। हाँ जी, 29 मार्च को मेरी PPR आ गई थी, और कॉलेज की तरफ से ईमेल आई थी कि 1 अप्रैल को डेडलाइन है, आपको सारे अपने मतलब वीज़ा सबमिट करो या तो पोर्ट ऑफ एंट्री सबमिट करो, तभी आपकी सीट पक्की हो सकती है। लाइक कंफर्म 100% कंफर्म करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने कॉलेज को रिक्वेस्ट भी की थी, बट वो नहीं माने, उन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसी ऐसी है। तो फिर बाद में प्रांशु या पीयूष भाई को बोला था कि दोनों में से कोई भी कॉलेज चले जाओ, मतलब मेरा काम, मतलब एक बार कॉलेज से बात कराओ। तो वो गए थे, तो ये पता चला था कि मतलब सीट आपको मिल जाएगी, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पर। अगर सीट अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी, अगर आप लेट वीज़ा सबमिट करते हो तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना पासपोर्ट का प्रोसेस शुरू कर दिया, जैसे सबमिट करना होता है, ठीक है, जो ब्लू डार्ट थ्रू करते हैं। तो मैंने वो, मुझे पासपोर्ट सबमिट मतलब प्रिंट होके मिला था 14 अप्रैल को। तो उसका मैंने व्लॉग भी बनाया अपने चैनल पे, लाइफ ऑफ दिव्यांशु मेरा चैनल है, उस पर मैंने व्लॉग बनाया जब मैं अपना पासपोर्ट लेने जा रहा था। बहुत एक्साइटेड था, अपना पासपोर्ट कोरियर वाले से लेने जा रहा था। एंड तब मैंने फिर अपने कॉलेज को भेजा, तो 20 अप्रैल को मुझे पता लगा कि हाँ जी आपकी सीट कंफर्म है, आप आ सकते हो। तो मैंने 30 अप्रैल की फ़्लाइट कराई थी, 20 को मुझे पता लगा, 30 की फ़्लाइट कराई, तो फ़्लाइट मुझे पड़ी 2 लाख की। मैंने कहा भाई इतनी महंगी फ़्लाइट क्यों है तो बट क्या करें, मजबूरी थी, तो आना पड़ा। तो जैसे तैसे करके मैंने फ़्लाइट कर ली थी। एंड तो ये इंसिडेंट क्यों शेयर किया गाइस, क्योंकि मे बी आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि डेडलाइन जो हो, कॉलेज को डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेडलाइन हो 2-3 दिन पहले, और आपका PPR आ जाए, और उसके बाद वो कहे कि PPR हमें चलेगा नहीं। तो होता क्या है कि कॉलेज वाले क्या होता है, उनके पास अगर सीट्स होती हैं तो डेफिनेटली वो जो सीट्स होती हैं वो आपको दे देंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे सीट्स, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट है कि अगर आपका PPR आ जाता है और बाद में कॉलेज की डेडलाइन हो जाती है। और बात करें फ़्लाइट की, तो फ़्लाइट इसकी पड़ी थी 2 लाख रुपए की, क्योंकि 2 लाख इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो कोविड आ गया था, है ना, कोविड हिट करने के बाद महंगाई तो बढ़ गई और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। सेकंड चीज़ ये थी 2 लाख के अंदर इसको सिर्फ 2 बैगेज मिले थे, तो थर्ड बैगेज के लिए मैंने पैसे दिए थे क्योंकि मुझे ना कुछ सामान मंगवाना था। और इसकी फ़्लाइट थी लॉट पॉलिश नाम की एयरलाइन थी। वो मैंने भी नहीं सुना था, मैं तो फ्लाई एमिरेट से आया था। मैंने तब कराई थी जब वो टिकट 45,000 रुपीज़ की थी। वो तो 3 साल पुरानी बात है, और मेरा वीज़ा 6 महीने पहले आ गया था। तो जितना ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा अगर जल्दी आ गया ना, तो अगर आप जल्दी फ़्लाइट कराओगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो मेक श्योर आप फ़्लाइट बुक जल्दी करा लेना, और वीज़ा आने के बाद ही कराना, जल्दी मतलब ये ना हो कि आपका वीज़ा आया ना हो और आप फ़्लाइट कर। दिव्यांशु का 1 साल का कोर्स है, और
और इसको 16 महीने 2 साल का वीज़ा मिला है, 16 महीने का मिला है, हाँ आई जी। गेस 1.5 साल का वीज़ा मिला है। हाँ तो जी। इसके लिए एज ये हो गया कि अब ये 1+1 भी कर सकता है, इसके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल इसने ग्रेजुएशन की है तो इसका जो CRS स्कोर है वो 420 तक जाएगा विदाउट आइलेट्स, 420 410। अगर ये 777-8 ले आता है तो इसका आइल्स में जो वो CRS स्कोर जो आएगा वो आएगा 450+। तो ये 1+1 करके 3 साल का वर्क परमिट भी ले सकता है। और ये 1+1 करने के लिए इसको मतलब दूसरा कोर्स लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हम डिसाइड करेंगे कि दूसरा कोर्स लिया जाए कि नहीं लिया जाए, तो हम वो बाद में डिसाइड करेंगे। अब बात करते हैं पैकिंग की, कि पैकिंग में किया क्या है और क्या क्या ज़रूरत के सामान लाने चाहिए। दिव्यांशु ने फिर से वही गलती कर दी, मैंने बोला भी था, बट वो गलती क्या हुई है वो दिव्यांशु खुद एक्सप्लेन करेगा कि क्या क्या सामान वो लेके आए। हाँ, तो बर्तन जो है ना, यहाँ पे डोलेरामा स्टोर से मैंने देखा था, एक एक चीज़ मिलती है भाई, मतलब लिटरली कहते हैं ना एक एक चीज़ मिलती है। तो बर्तन मैं ले आया था 7 kg, जबकि भाई ने मना भी किया था कि कोई ज़रूरत नहीं है लाने की, यहाँ पे सब है। तो मतलब अगर कुछ चाहिए भी होगा, डोलेरामा है, बहुत सारे स्टोर्स हैं, वहाँ से मिल जाएगा। बट मेरे मम्मा के दिमाग में था नहीं, तुम्हारे पास अपना कुछ होना चाहिए। पता नहीं क्यों उन्होंने 7 kg बर्तन ही बर्तन डाल दिए थे, तो ये गलती हो गई थी। और बाकी सामान में क्या लेके आए, कपड़े वगैरह में? सामान में मैं ज़्यादा कपड़े लाया नहीं, क्योंकि बीच में मेरे मौसी का सामान भी था, और जब ये US जाएगा सितंबर या अगस्त में, जब भी इसका प्लान है, तो ये आई थिंक लेके जाएगा, उनसे मिलेगा भी और सामान भी लेके जाएगा जो कि इंडिया से आया है। एंड मतलब बेसिक चीज़ें हैं, लाइक फॉर्मल शर्ट पैंट है, क्योंकि मेरा कोर्स HRM में, मुझे इंटर्नशिप भी करनी है, तो उसके लिए मैंने फॉर्मल ड्रेसेस रखी हुई हैं। 5 शर्ट होंगी या फिर 5 पैंट होंगी, बाकी फॉर्मल शूज़ हैं, और ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और खाने पीने का सामान भी था, 15 किलो तक खाने पीने का सामान था, जो कि ख़त्म। तो ये सारा खाने पीने का सामान था। इसका रीज़न ये है गाइस, कम सामान इसलिए लाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारा सामान पड़ा हुआ था, और मेरे कपड़े भी थे कि मेरे कपड़े पहन लेगा। अब लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हो तो मेक श्योर आप सारे बर्तन लेके आओ, ठीक है। तो इसका केस तो डिफरेंट था क्योंकि मैं यहाँ पे था, राइट। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली बर्तन ले आओ, बट इतने भी मत लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे डोलेरामा में आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। डोलेरामा में आपको फ्राई पैन मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने डोलेरामा पे व्लॉग भी बनाया था, अगर आपने देखना है तो दोबारा देख लीजिएगा। और साथ में अगर हम बात करें शूज़ की, स्नो शूज़ मैंने इसको रिकमेंड इसलिए नहीं किए थे क्योंकि एक तो स्नो शूज़ जो है वो जगह घेरेंगे, और वो भार जो होगा उसकी जगह आप कोई ऐसी चीज़ लेके आ सकते हो जो यहाँ पे ना मिले। फॉर एग्जांपल कुर्ते पजामे जो हैं यहाँ पे थोड़े महंगे मिलते हैं, इंडिया में सस्ते मिलते हैं। कोई ऐसी चीज़ ले आओ जो आपको यहाँ पे ज़्यादा महंगी मिले, वहाँ पे सस्ती मिले, तो वो वाली चीज़ें आप लेके आ सकते हो। और मेक श्योर अगर आप फ़्लाइट बुक करा रहे हो, एक टिप ये देना चाहता हूँ कि एक तो जल्दी कराओ, और सेकंड है जो फ्लाई एमिरेट्स वाले होते हैं ये आपको स्टूडेंट ऑफ़र देते हैं। तो इसका मतलब अगर आप 2 बैगेज करवा रहे हो तो आपको 3rd बैगेज फ्री मिल जाएगा, तो वो आप 3 बैगेज लेके आ सकते हो। और चेक इन बैग होता है वो भी आपको मिल जाएगा, चेक इन बैग या लैपटॉप बैग आप कैरी कर सकते हो, तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। बात करते हैं, ये सारा कुछ हो गया, सामान समून पैक हो गया, एवरीथिंग सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं हम इमिग्रेशन की, है ना। वीज़ा भी आ गया, सब कुछ हो गया, सीट कंफर्म होगी, पता लग गया, पैकिंग होगी, पैकिंग में क्या क्या सामान ले लिया, ठीक है, नॉर्मल इसने बता दिया। अब बात करते हैं इमिग्रेशन की, कि सबसे पहले हमने कार कराई थी, इसने कार कराई थी इंडिया से, और मतलब इंडिया से कार कराई थी लुधियाना से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। अब वहाँ का सफ़र ये दिव्यांशु बताएगा। कार कराई थी हमने 9500 की, जब ये गया था तो 7500 की थी 3 साल पहले। बट पता ही आपको महंगाई बढ़ गई है, तो हम लोग ऐसे गए थे। तो मेरा स्टे था पोलैंड में, तो वॉर्सो, तो उधर था 4 आवर्स का मेरा स्टे था पोलैंड में। और बहुत लोगों के माइंड में था कि हम इंडियन है, राइट, तो हमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो मैंने पोलैंड की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उधर जाके चेक भी किया था कि इंडियंस को अलाउड होता है, आई थिंक 6 या 12 आवर्स या 16 आवर्स, इतना कुछ है, बट अलाउड था। तो मुझे तो 4 आवर्स ही चाहिए थे, तो हमें कोई ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एंड इधर से हम एयरपोर्ट एंटर करते हैं, तो मुझे पता नहीं था, मतलब सबका फ़र्स्ट टाइम ही होता है, तो कैसे पता होता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, राइट। तो फिर मतलब थोड़ा मैं यूट्यूब वीडियो पे ऐसे मतलब सर्च करके गया था, गूगल पे भी देखा था कि मतलब कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो पता लगा, पहले बैगेज अपना वेट करा के
मतलब चेक इन में डाल दो, ठीक है। उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक करो, ठीक है। उसके बाद आप अपनी क्या कहते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अलग एक टोकरी में डाल देते हैं, बेल्ट बुल्ट भी निकाल के वो जो चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट, आप ड्यूटी फ्री में एंटर कर जाओ। तो उसके बाद मतलब आपके पास बोर्डिंग पास, तो बैग जब चेक इन करते हो तभी मिल जाता है, तो बोर्डिंग पास हाथ में रखो, बस गेट के पास बैठ जाओ, वेट करो, जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए आप अंदर जाके बैठ जाओ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम था प्लेन में, बहुत अच्छा लगा। लाइक कहते हैं ना वो बस पता फील है, क्या कहते हैं बैठेंगे ना तभी पता लग सकता है। जब आप लोग बैठोगे, अगर आप फ्यूचर मतलब आने वाले स्टूडेंट्स हो, तो आप जब बैठोगे आपको पता लगेगा कि क्या फ़ील है, मज़ा आ जाता है पूरा। तो मेरे तो 2 लाख वहीं वसूल हो गए। फिर उसके बाद पोलैंड में लैंड किए, तो उधर 4 घंटे तो पता ही नहीं लगे कैसे बीता, मतलब कैसे बीत गए। वाईफाई था उधर, तो घर वालों से कांटेक्ट हो गया, कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ। बट हाँ, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक ज़रूर हुआ था फिर से, जैसे मतलब अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरी टोकरी में निकालो, ठीक है, और बेल्ट बुल्ट सब निकालो। फिर उसके बाद हम आ गए कनाडा, ठीक है, फाइनली कनाडा आ गए। तो मतलब खुशी हुई थी भाई, कनाडा आ गए, मतलब ऊपर से दिख रहा था, मतलब अच्छा दिख रहा था। तो उस टाइम दिन ही था, ठीक है। तो मेरी फ़्लाइट लैंड होगी 9 बजे, और यहाँ अंधेरा 9 बजे तक होता ही नहीं है, आपको पता है समर्स में। फिर उसके बाद इमिग्रेशन की बारी आई, ठीक है। मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था, कौन सा था मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था, बायोमेट्रिक इनरोलमेंट लेटर, एक डॉक्यूमेंट नहीं था, बाकी सारे थे। तो एक लाइन लगी हुई थी, वहाँ सारे स्टूडेंट्स ही थे, ठीक है। तो उनको बोला कि अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ फिज़िकल फॉर्म में। मेरे पास PDF थी बायोमेट्रिक इनरोलमेंट लेटर का, तो मेरे पास वो था ही नहीं। तो मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मतलब बंदा पैनिक कर ही जाता है कि यार इमिग्रेशन वाली चीज़ में ना फंसे तो सही है। फिर उसके बाद मैंने उधर एक ऑफिसर थे, तो मैंने उनसे बोला कि आई हैव अ PDF बट आई डोंट हैव दिस डॉक्यूमेंट इन अ फिज़िकल फॉर्म। तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, आप मतलब गो ऑन दैट लाइन, मतलब उन्होंने कोई और लाइन में मतलब मेरे को लगा दिया था। और वहाँ मुझे लगे थे 2.5 पता नहीं 3 घंटे लगे थे, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ काउंटर थे बहुत सारे, बट बहुत स्लो प्रोसेस है। आपको पता ही है, एक बंदे को 10 से 15 मिनट तो लग ही रहे थे, सारी वो मतलब इंक्वायरी करते हैं, सारा वेरीफाई करते हैं। फिर मेरी बारी आई, तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने पूछा व्हाट्स योर नेम, योर कॉलेज, योर कोर्स, योर डेट ऑफ बर्थ। मतलब रैंडम, मतलब जल्दी पूछ रहे थे ना, अगर कोई फेक बंदा होगा वो कैसे बता पाएगा डेट ऑफ बर्थ अगर ऐसे होगा। तो उन्होंने यही पूछा। उसके बाद मुझे मेरा स्टडी परमिट और कोऑप का वर्क परमिट दे दिया। मेरे कोर्स में कोऑप भी है 300 आवर्स का, तो वो मुझे वहीं मिल गया, और कई बच्चों को मिला ही नहीं है। उन्होंने अभी अप्लाई करेंगे, फिर वो आएगा, उनका प्रोसेस। मतलब मैं लकी हूँ कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट उधर ही मिल गए। फिर उसके बाद मैं आया हूँ घर। इसके बाद प्रांशु भाई हमें लेने आए थे, और उसके बाद मैं आ गया इधर। तो ये सारा प्रोसेस था गाइस, इंडिया टू कनाडा। कैसे आइल्स की तैयारी की, कैसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, पैसे कितने लगे, टोटल 17-18 लाख रुपए तो लग ही गया होगा, ठीक है। 20 लाख रुपए लगा लो, मैक्सिमम आपका खर्चा 20 लाख लग जाएगा, क्योंकि अब तो इन्फ्लेशन भी हो गई है और डॉलर का रेट भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंडिया की करेंसी तो और गिर रही है नीचे, है ना। इंडियन करेंसी पहले मैं जब आया था तब 52 रुपीज़ था एक कैनेडियन डॉलर, अब 60 डॉलर्स है, 59 रुपीज़। तो आपको लगता है कि 7 रुपये का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप इसे 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 20,000 डॉलर से मल्टीप्लाई करो, तो सीधा 1.5-2 लाख रुपए का फ़र्क पड़ता है। तो यही थी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दिव्यांशु का लाइफ ऑफ दिव्यांशु यूट्यूब चैनल है, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। मुझे पता है काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, बट मैं चाहता था कि एक में ही सारा कवर कर दें, कि खींचे ना सारे प्रोसेस को, है ना। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट डाउन करो, दिव्यांशु उसका आंसर दे देगा कमेंट्स में, और आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।